हेलो फ्रेंड, मेरे इस चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो हम एनालिसिस करने वाले हैं और इसमें डिस्कशन भी शामिल करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे। और ये जो बुकलेट है इडुटेरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हम उस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत के 5 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है। तो ये पहला स्टेटमेंट है, बताइए कि गलत है कि सही। तो हम बताते हैं बांग्लादेश जो है वो भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ बॉर्डर साझा करती है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो चाइना है वो चाइना के साथ भारत के 4 राज्य ही बॉर्डर शेयर करता है और एक केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है भारत के 5 राज्य, जो कि गलत है। भारत के 4 राज्य जो है वो चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है और पाकिस्तान के साथ भी भारत के 4 राज्य ही बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पे 5 राज्य लिखा हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से चारों तरफ से नहीं घिरा हुआ है। और तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि भूटान और म्यांमार से भारत के 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। भूटान के साथ भी भारत के 4 राज्य जो है भूटान के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ये बिल्कुल सही है। और म्यांमार के साथ भी भारत के 4 राज्य ही बॉर्डर शेयर करता है, तो इसलिए स्टेटमेंट केवल थर्ड जो है वो सही होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है कि जब एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है तो उस कृषि प्रणाली को क्या कहा जाता है। एक ही फसल जब लंबे चौड़े फील्ड में उगाया जाता है तो उस कृषि प्रणाली को कहते हैं रोपण कृषि। जो कोई भी फसल, जैसे चाय का खेती हो रहा है तो लंबा चौड़ा फील्ड पे केवल और केवल चाय का फसल ही उपजाया जा रहा है, तो वैसे खेती को कहते हैं रोपण कृषि कहते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है और इस मृदा में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। यह विशेषता इस मिट्टी में के संबंध में है। तो देखिए, वह मिट्टी जिसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है और जनरली इसमें चाय और कॉफी उगाई जाती है, और यह मिट्टी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है, वह मिट्टी है लेटेराइट सॉइल। लेटेराइट सॉइल में केवल चाय और कॉफी जैसे फसलों का खेती होता है और यह कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु क्षेत्र में पाया जाता है और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का चौथा प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है विशाखापट्टनम एक भू आबद्ध पतन है। पहला स्टेटमेंट है। भू आबद्ध मतलब होता है लैंड लॉक और पतन मतलब होता है पोर्ट बंदरगाह। तो जो विशाखापट्टनम है एक लैंड लॉक पोर्ट है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये एक जो है इस चारों तरफ से पहाड़ी से घिरा हुआ क्षेत्र है विशाखापट्टनम। दूसरा कह रहा है कि जो चेन्नई पतन है एक प्राकृतिक पतन है, ये गलत है। जो चेन्नई पतन है, जो चेन्नई पोर्ट है, वो प्राकृतिक पतन नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल करने का मतलब कृत्रिम पतन है, तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि जो चेन्नई पतन का पोताश्रय है वो सबसे गहरा है, ये भी स्टेटमेंट गलत है। चेन्नई पतन का पोताश्रय सबसे गहरा पतन नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन इसमें केवल और केवल पहला स्टेटमेंट सही है कि विशाखापट्टनम एक लैंड लॉक पतन है। तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न की तरफ। चौथा नंबर प्रश्न है आज का कि बृहद ट्रंक मार्ग किसे कहते हैं। तो जो बृहद ट्रंक मार्ग है वो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को कहते हैं। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। और ये जो ट्रंक मार्ग है वो उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ता है। उत्तरी अमेरिका को पश्चिमी यूरोप से जोड़ने वाला जो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है इसको बृहद ट्रंक मार्ग कहते हैं। और इसमें लगभग सबसे ज्यादा व्यापारिक आवाजाही होता है, लगभग 25% जो व्यापार होता है वो इसी क्षेत्र से या इसी रास्ता से होता है। तो यहाँ तक इसका आपको आंसर समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है कि परितंत्र को परिभाषित किया जा सकता है। तो परितंत्र क्या है। तो परितंत्र का परिभाषा है जीवधारियों को आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच में संबंध जिसमें वे रहते हैं। जीवधारियों का आपसी संबंध एवं पर्यावरण के बीच का संबंध जिसमें वे रहते हैं। यहाँ से एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि परितंत्र जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था। तो एजी टेंसले ने दिया था 1935 में। किसने दिया था। तो एजी टेंसले ने दिया था। एजी टेंसले ने दिया था। कब दिया था। तो 1935 में दिया था। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है कि नदियों को का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया तक जो है रिवर का क्रम। तो देखिए ऊपर नॉर्थ इंडिया का नदी है रावी और चिनाब नदी है। रावी सबसे ऊपर, उसके नीचे चिनाब। मिडिल इंडिया में तापी होता है, इसके नीचे आ जाएंगे तो नर्मदा और कावेरी। तो ये सही क्रम है, ऊपर में होगा रावी, उसके बाद चेनाब, फिर तापी, फिर नर्मदा, फिर कावेरी। तो ये बिल्कुल सही क्रम है नदियों का, नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब कि इसमें सही कथन चुनना है। तो पहला कथन है कि महासागरों की औसत लवणता 31% होती है। स्टेटमेंट गलत है। महासागरों की औसत लवणता 31% ना होकर के बल्कि 35% होती है। तो ई गलत है, स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि मृत सागर की लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर होती है। तो जो डेड सी होता है मृत सागर, इसकी लवणता 310 ग्राम प्रति लीटर नहीं होती है बल्कि 340 ग्राम प्रति लीटर होता है। तो ऑप्शन दो भी सही गलत है। तीसरा कह रहा है कि मृत सागर इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक की सीमा पर स्थित है। यह स्टेटमेंट सही है। मृत सागर जो डेड सी है वो इजराइल, जॉर्डन और वेस्ट बैंक, जिसको फिलिस्तीन कहते हैं, इसकी सीमा पर स्थित है। तो इसीलिए जो स्टेटमेंट थ्री है वो बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो याद रखिए कि महासागर में औसत लवणता 35% होती है, ना कि 31%। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है 9th नंबर। आज का 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों का सही मिलान कीजिए। यहाँ पे मसाला, यहाँ पे शीर्ष उत्पादक राज्य है। तो केसर, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य है जम्मू कश्मीर। केरल का केसर जो होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो जम्मू कश्मीर। वही काली मिर्च जो होता है इसका सबसे ज्यादा उत्पादन केरल करता है। हल्दी जो है, हल्दी का सबसे ज्यादा उत्पादन महाराष्ट्र करता है। और जीरा का राजस्थान करता है। तो याद हो गया होगा, एक बार हम ढक देते हैं, आप लोग आंसर बताइए। केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, जम्मू कश्मीर। काली मिर्च का केरल, और हल्दी का महाराष्ट्र, और जीरा का राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग। चलिए आगे 10वां नंबर प्रश्न है कि भू अस्थायी उपग्रह, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए सत्य नहीं मतलब गलत, आपको चुनना है कि कौन सा इसमें स्टेटमेंट गलत है। ऐसे स्टेटमेंट जो है इसमें तीसरा नंबर गलत है कि इसका कक्षीय वेग जो होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड नहीं होता है बल्कि 3.07 किलोमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका यही आंसर जो है, यही जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी सब सही है। देखिए जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो पृथ्वी के चारों तरफ पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। इसका परिक्रमण काल जो होता है वो पृथ्वी के परिक्रमण काल के ही लगभग बराबर होता है। और तीसरा चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है, इसका जो ऊंचाई होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का, वो पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होती है। तो ये बाकी तीन स्टेटमेंट सही है, लेकिन इसका जो ऑर्बिटल जो वेलोसिटी यानी कक्षीय वेग जो होता है वो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड ना होकर के 3.07 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। तो इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद है सरल सूक्ष्मदर्शी की अवधारणा क्षमता क्या होती है। सरल सूक्ष्मदर्शी को इंग्लिश में कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप की अवधारणन क्षमता मतलब मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो इसका मैग्निफिकेशन होता है m बराबर 1+d/f होता है। तो ये फार्मूला आप रट लीजिएगा, ये सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फार्मूला होता है। अगला है ए वाला होमवर्क में आपको दे रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के तौर पे रहेगा। आगे चलिए, आगे अगला में चलते हैं हम लोग। जब सूर्य की रोशनी बारिश की बूंदों पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक घटनाएं जिम्मेदार होती है। जब सूर्य की जो किरण होती है वो बारिश के बूंद पर पड़ती है तो इंद्रधनुष बनता है। तो ये किसके कारण होता है, तो तीनों के कारण होता है। परावर्तन माने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन और साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीनों घटना इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है। परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन भी होता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन डी नंबर सही हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट इसके लिए जिम्मेवार होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है 14 नंबर प्रश्न।
बॉल बियरिंग का उपयोग साइकिल, कार आदि में किया जाता है क्योंकि देखिए बॉल बियरिंग क्यों लगाया जाता है, तो बॉल बियरिंग जो है ना वो स्टैटिक फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में बदल देता है, इसलिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन में इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहिए और धुरी के बीच जो संपर्क का प्रभावी क्षेत्र है ना वो कम हो जाता है। पहिए और धुरी के बीच में संपर्क का प्रभावी क्षेत्र कम हो जाता है, इसलिए बॉल बियरिंग का उपयोग जो है साइकिल या कार में किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक क्वेश्चन है कि न्यूमेरिकल कोच फिजिक्स का न्यूमेरिकल है कि एक कार की गति 10 सेकंड है, 10 सेकंड में 20 किलोमीटर प्रति घंटा से रफ्तार इसका 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक बदलती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण मतलब एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बटा टाइम। जब आप वैल्यू पुट कीजिएगा तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर और इनिशियल है 20 किलोमीटर पर आवर, तो 50 में से 20 घटा दीजिए, लेकिन किलोमीटर पर आवर में इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भागा दे देंगे। अब बटा टाइम, तो टाइम है 10 सेकंड। जब इस पूरा को हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसका सही आंसर 0.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निकल करके आएगा। तो यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा, ये आपको टाइम दिया हुआ है, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये जो है फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अणु का भाग नहीं है? अणु मतलब एटम, और एटम का तीन पार्ट होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे होता है निगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। इसके अलावा कुछ भी नहीं अणु का भाग प्रकार होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों अणु का भाग है, लेकिन फोटोन जो है अणु का भाग नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक बाद का एक क्वेश्चन है कि जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैंने कह रहा है कि जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, जल में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे, वाटर में जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाएंगे तो बनेगा कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड है मतलब एसिड कहने का मतलब उसका जो नेचर है वो कैसा होगा? तो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। तो इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका प्रकृतिक जो है अम्लीय होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। जब जल में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे तो कार्बोनिक एसिड बनेगा, और कार्बोनिक एसिड मतलब कि अम्लीय प्रकृति का होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, मतलब सही कथन इसमें चुनना है। पहला है टेफ्लॉन और डेक्रोन बहुलक है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन है। तीसरा है नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है। तो देखिए इसमें पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि जो टेफ्लॉन और डेक्रोन है वो बहुलक है और नियोप्रीन संश्लेषित रबड़ है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3। चलिए नेक्स्ट पेज में अब चलते हैं हम लोग। 18 को हो गया, 40 को करवाना है, उसके बाद वाला नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो जो क्यूपराइट है वो कॉपर का अयस्क है। क्यूपराइट किसका अयस्क है? तो कॉपर का है। क्यूपराइट को हम जो है ना वो रूबी कॉपर के नाम से जानते हैं। रूबी कॉपर जो है किसको हम बोलते हैं? तो क्यूपराइट को। और एक तरीका के रेड लाल ऑक्साइड वाला खनिज है। जो क्यूपराइट है वो लाल ऑक्साइड वाला खनिज है और इसको हम रूबी कॉपर के नाम से जानते हैं। और ये जो क्यूपराइट है वो कॉपर का एक अयस्क है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अनुसार हम बताते हैं कि रदरफोर्ड क्या करते हैं कि गोल्ड फॉइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल का, कहने का मतलब हीलियम 2 प्लस यानी अल्फा पार्टिकल से जब बम्बार्डिंग करवाते हैं तो ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल है वो पास हो जाता है और मिनिमम 1-2 अल्फा पार्टिकल जो है वो सेम एंगल से डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इस कारण मतलब कि इससे ये होता है कि जो न्यूक्लियस का जो यानी कि नाभिक का जो आकार है वो परमाणु के आकार के तुलना में काफी ज्यादा होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में काफी ज्यादा होता है, तो यह स्टेटमेंट गलत है। तो इसमें यही पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है यानी सत्य नहीं है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना वो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। इनका मतलब मान लीजिए कि अगर पूरा फील्ड में बीच में एक फुटबॉल रख दिया जाए तो ऐसा है एक तरीका से न्यूक्लियस, तो इसलिए स्टेटमेंट 1 इसका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पेप्टोन तथा पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो पेप्टेन और पेप्टाइड दोनों जो है वो व्युत्पन्न प्रोटीन यानी डेराइव्ड प्रोटीन का एक उदाहरण है। पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन का उदाहरण है? तो व्युत्पन्न प्रोटीन का एक उदाहरण है।
अगला क्वेश्चन है कि अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली जो कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है, मूल कोशिकाएं। कौन सा कोशिकाएं? तो मूल्य कोशिकाएं करती है। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं आरबीसी के निर्माण के लिए एक मुख्य प्रमुख आवश्यक लियोफिलिक विटामिन कौन सा होता है? जो कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं यानी कि आरबीसी के निर्माण के लिए एक प्रमुख आवश्यक लियोफिलिक वसा में घुलनशील विटामिन होती है, उसका कौन सा विटामिन होगा? तो विटामिन ए। विटामिन ई जो होता है ना, वो क्या करता है? तो कोशिका झिल्ली को सुरक्षा करता है, सुरक्षा प्रदान करता है और आरबीसी के निर्माण में मुख्य भूमिका जो है निभाता है। तो इसका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक इबोला रोग का कारण होता है? तो इबोला रोग जो होता है ना, वो वायरस के कारण होता है। इबोला रोग किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। और कौन सा वायरस? तो इबोला वायरस। तो इबोला वायरस कहाँ पे मिला था? तो इबोला नदी के किनारे मिला था और एक तरीके का संक्रामक वायरस है जिसकी खोज 1976 में हुआ था। तो इबोला रोग इबोला वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से अपुष्पी है? तो टेरिडोफाइड। निम्नलिखित में से कौन अपुष्पी है? तो टेरिडोफाइड जो है अपुष्पी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हर पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है? देखिए, जो मान लीजिए प्लांट जो है उस सन से कितना परसेंट एनर्जी लेता है, यही बोल रहा है। तो 1% ही केवल एनर्जी लेता है भोजन बनाने के लिए और बाकी अगला जो है 10% एनर्जी सबको खुद का ट्रांसफर करता है। तो मतलब सूर्य के प्रकाश का कितना परसेंट एनर्जी जो है प्लांट लेता है भोजन बनाने के लिए? तो 1% एनर्जी लेता है। अगला क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है जो पराग को फंसाकर रखता है? तो वर्तिकाग्र होगा इसका आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के बीच में मौजूदा द्रव्य जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वह क्या कहलाता है? जोड़ों के जो बीच में जो मौजूदा द्रव्य होता है ना, जो जोड़ों की गति को आसान बनाता है वो क्या कहलाता है? तो सोनेनिबल कहलाता है, सीनोनिबल कहलाता है। क्या कहलाता है? सीनोनिबल। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।